आज हम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसने 4 प्रशासनिक विनियमन पारित किए थे और सैनिक संबंधी सुधार भी उसने लागू किए, क्योंकि अलाउद्दीन की शासन व्यवस्था का मूल आधार उसकी सेना ही थी। सेना के बिना न तो साम्राज्य विस्तार किया जा सकता था, न ही निरंकुश शासन तंत्र की स्थापना हो सकती थी। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अलाउद्दीन से पहले सल्तनत काल की जो सेना थी वो 2 स्तरों पर संगठित थी। एक तो सुल्तान की सेना होती थी और दूसरी इक़्तादारों की सेना। अब इक़्तेदारों के पास अपनी सेना होने के कारण ये इक़्तेदार या जो सामंत होते थे ये सैनिक रूप से शक्तिशाली बने रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी चूँकि सामंत वर्ग की शक्ति को नष्ट करना चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी अपने सामंतों के सैनिक अधिकार रखने के पक्ष में नहीं था। वो सामंतों को सैनिक अधिकारों से वंचित करना चाहता था, तो इसलिए उसने सारा जोर सुल्तान की केंद्रीय सेना को शक्तिशाली बनाने पर दिया। केंद्रीय सेना जब शक्तिशाली हो जाएगी, सामंतों के पास सैनिक ताकत नहीं रहेगी, तो सामंत एक तो राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, दूसरा सुल्तान की सेना के मजबूत होने से साम्राज्य विस्तार और सैनिक अभियानों का संपादन करना सरल हो जाएगा। अतः अलाउद्दीन ने एक स्थायी केंद्रीय सेना का निर्माण किया। इतिहासकार फरिश्ता लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 घुड़सवार सैनिक थे। फरिश्ता ने संख्या बताई है अलाउद्दीन खिलजी की सेना की। वो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में 4,75,000 घुड़सवार सैनिक थे। ये जो 4,75,000 घुड़सवार सैनिकों की जो टुकड़ी थी वो छोटे छोटे भागों में बटी हुई थी। नीचे से ऊपर तक जो इसका पदानुक्रम था वो सरखेल, सिपहसालार, अमीर, मलिक और खान और फिर सुल्तान, इस क्रम में ये 4,75,000 सैनिकों की जो सेना थी वो बटी हुई थी। सरखेल का मतलब जिस घुड़सवार के पास 10 घुड़सवार सैनिक उसके अंडर में हो, 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का जो प्रधान होता था वो सरखेल कहलाता था। फिर 10 सरखेलों के ऊपर एक सिपह सालार होता था, 10 सिपह सालारों के ऊपर एक अमीर होता था, 10 अमीरों पे ऊपर एक मलिक होता था और 10 मलिकों के ऊपर एक खान होता था, और सबसे खानों के ऊपर सुल्तान होता था जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता था। सारी सैनिक शक्तियाँ सुल्तान में ही निहित होती थी। तो सेना का जो विभाजन था टुकड़ियों का, वो एक बार आप फिर से सुन लीजिए। सरखेल, सिपहसालार, अमीर, मलिक, खान और उसके ऊपर सबसे ऊपर सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी ने इन सैनिकों की नियुक्ति दीवाने आरिज के माध्यम से कराई। दीवाने आरिज जो केंद्रीय सैन्य विभाग होता था वो कड़ी जांच और छानबीन के बाद इन अश्वारोही सैनिकों की भर्ती करता था, और ये इसलिए किया जाता था ताकि सेना की कार्यकुशलता बनी रहे। समय समय पर सैनिकों का निरीक्षण भी किया जाता था। सैनिकों को निरीक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से अपने हथियार और घोड़े के साथ उपस्थित होना पड़ता था। भर्ती के वक्त प्रत्येक सैनिक का हुलिया, जिसको हम रूप विवरण एवं नामावली कहते हैं, वो रिकॉर्ड में लिखा जाता था।
और ये इसलिए किया जाता था ताकि नियुक्त हुआ सैनिक अपने जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को सैन्य अभियान पर ना भेज सके, क्योंकि सैनिक अभियान पर रवाना होने से पहले प्रत्येक सैनिक की जांच की जाती थी कि क्या ये वही सैनिक है जो भर्ती हुआ था। हुलिया रजिस्टर से उसके शारीरिक चिन्हों की पहचान की जाती थी ताकि एवजी सैनिक युद्ध लड़ने न चला जाए, क्योंकि कई बार सैनिक क्या करते थे कि स्वयं युद्ध में लड़ने के लिए न जाकर के अपनी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को युद्ध में लड़ने के लिए भेज देते थे और उसको पैसा दे देते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सैन्य व्यवस्था में सुधार किया। उसने सैनिकों का हुलिया रखने की परंपरा शुरू की। हुलिया रजिस्टर उसने मेंटेन करना शुरू किया नियुक्ति के वक्त नियुक्त हुए प्रत्येक सैनिक का। इसी प्रकार जब घुड़सवार सैनिक को नियुक्त किया जाता था तो उसे घोड़ा भी दिया जाता था, और कितने ही घुड़सवार सैनिक ऐसे होते थे जिनको 2 घोड़े दिए जाते थे। ये शुद्ध नस्ल के घोड़े होते थे, उत्तम नस्ल के। कहीं घुड़सवार सैनिक अपने घोड़ों को मार्केट में बेच करके उनकी जैसे ही रूप रंग वाले कमज़ोर नस्ल के घोड़े न लेके आ जाएं, इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्ति के वक्त जब किसी घुड़सवार सैनिक को 1 घोड़ा या 2 घोड़ा दिए जाते थे तो नियुक्ति के वक्त घोड़े अलॉट करते वक्त घोड़े की पुट्ठे पर एक शाही निशान दाग दिया जाता था। गरम गरम करके उसके पुट्ठे पर कर देते थे, जिससे उसकी घोड़े की स्किन पर वो शाही चिन्ह का जो दाग होता था वो अंकित हो जाता था। इसे घोड़े को दागने की प्रथा कहते हैं। तो ये भी सैन्य व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का एक बहुत कारगर तरीका सिद्ध हुआ। तो ये 2 व्यवस्थाएं सैन्य सुधारों में अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। पहला, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा को शुरू किया। दूसरा, घोड़ों को दागने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की। बाद में इन्हीं प्रथाओं को शेरशाह सूरी ने और मुग़ल सम्राट अकबर ने भी अपनाया। अकबर ने तो घोड़ों को दागने के लिए एक पृथक विभाग दाग-ए-मुहाली ही स्थापित कर दिया। दाग-ए-मुहाली जो विभाग था वो घोड़े के दोनों पुट्ठों पर दाग लगाता था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय घोड़ों के एक पुट्ठे पर ही दाग का चिन्ह अंकित किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। प्रत्येक घुड़सवार सैनिक को 234 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। टंका चांदी का सिक्का होता था जो इल्तुतमिश के समय में शुरू किया गया था और अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी चल रहा था। और जिस घुड़सवार सैनिक के पास 2 घोड़े होते थे, उस घुड़सवार सैनिक को 78 टंका वार्षिक अतिरिक्त मिलता था। अर्थात 2 घोड़े रखने वाले घुड़सवार सैनिक को 234 + 78 बराबर 312 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये नकद वेतन देने की परंपरा शुरू की 2 घोड़े रखने वाले घुड़सवार सैनिक को। तो जिस घुड़सवार सैनिक के पास 2 घोड़े होते थे उसको 312 टंका वार्षिक वेतन मिलता था और वो घुड़सवार सैनिक 2 अस्पा कहलाता था। जिस घुड़सवार सैनिक के पास 1 घोड़ा आवंटित किया जाता था उस घुड़सवार सैनिक को यक अस्पा कहते थे और उस घुड़सवार सैनिक को 234 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। यद्यपि सेना का वेतन कम था, किंतु अलाउद्दीन अपनी सेना को संतुष्ट रखना चाहता था और सैनिकों के कल्याण में अत्यधिक रुचि लेता था। इसलिए उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली इस प्रकार बनाई ताकि विशाल सेना के सैनिकों को कम वेतन देने से ही सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, ऐसा एक मत माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने
पूर्व काल से जो परंपरा चली आ रही थी, जिसमें सैनिकों को नकद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, जिसे इक्ता कहते थे, उस इक्ता मतलब सैनिकों को वेतन के बदले भूमि प्रदान करने की प्रथा को समाप्त कर दिया और नकद वेतन देना शुरू किया, जो कि वार्षिक एक मुश्त दिया जाता था। अलाउद्दीन ने सैनिक सुधार में एक काम और किया। चूँकि वो अपने समस्त सैनिकों को राजकोष से नकद वेतन देता था, इसलिए अब उसने युद्ध में जो लूट का माल जो प्राप्त होता था, उसका बंटवारा अभी तक सुल्तान के खजाने में 20% और सैनिकों के बीच में 80% के हिसाब से बंटवारा होता था। इसे खम्स कहा जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स की दरों को बदल दिया। खम्स अर्थात युद्ध में लूट के माल की राशि का बंटवारा। चूँकि अलाउद्दीन ने कहा कि चूँकि मैं अपने सैनिकों को नकद वेतन देता हूँ और ये वेतन भोगी मेरी सेना है, तो युद्ध लड़ना तो इनका दायित्व है, इनकी प्रथम ड्यूटी है, इसलिए युद्ध के अंदर लूट से जो भी माल प्राप्त होगा उसका 80% हिस्सा सुल्तान के राजकोष में जाएगा और 20% ही सैनिकों में बंटेगा। तो पूर्व में जो दर 80-20 सैनिकों और राजकोष की थी, उसको उसने पलट करके 20-80 कर दिया। अब सैनिकों को 20% ही मिलेगा और राजकोष में लूट का 80% हिस्सा जमा होगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वपूर्ण चेंज जो उसने किया। गनीमा, लूट के माल को कहते थे गनीमा, और ये बंटवारा जो कहलाता था ये खम्स कहलाता था। तो उसने खम्स की दरों को बदल दिया। तो अलाउद्दीन के ये सैनिक सुधार क्या एक साथ लागू हुए या धीरे धीरे लागू हुए? तो इतिहासकार के.एस. लाल कहते हैं कि अलाउद्दीन के द्वारा जो ये परिवर्तन किए गए सैनिक सुधारों के रूप में, ये चित्तौड़ और रणथंबोर विजय के बाद, रणथंबोर विजय 1301 में हुई थी और चित्तौड़ विजय 1303 में हुई थी। तो चित्तौड़ विजय के बाद ही उसने ये अपने सैनिक सुधार लागू किए, क्योंकि राजपूताना के अभियानों के समय ही कई मंगोल आक्रमण भी हुए थे और सेना की कार्यकुशलता में वृद्धि या सुधार की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। अतः रणथंबोर और चित्तौड़ जीतने के बाद में अलाउद्दीन ने बड़े पैमाने पर सैनिक सुधार किए। उसने बड़े पैमाने पर किलेबंदी भी की, पुराने किलों की उसने मरम्मत करवाई और सामरिक महत्व के स्थानों पर नए किलों का उसने निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने सामरिक दृष्टि से जो उत्तर पश्चिमी भारत के जो इलाके थे, सुनाम, समाना व भटिंडा, वहाँ पर उसने नए दुर्ग बनवाए और इन किलों में अनुभवी और विवेकशील सेना नायकों को नियुक्त किया। तो ये जो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण दुर्ग होते थे, उनमें नियुक्त सेना नायक कोतवाल कहे जाते थे और इन किलों में हर प्रकार के शस्त्र, अनाज और चारे के भंडार के रखने की भी व्यवस्था की गई थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार हो गए। अब अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने पुलिस और गुप्तचर विभाग की कार्यकुशलता में बड़ी वृद्धि की। उसने पुलिस विभाग को ठोस रूप से संगठित किया और पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था वो कोतवाल कहलाता था। कोतवाल के कई अधिकार होते थे और उस पर विशेष दायित्व भी होता था अपने क्षेत्र की कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का। पुलिस विभाग के अलावा अलाउद्दीन के कई सारे गुप्तचर अधिकारी भी उसके द्वारा नियुक्त किए गए थे। गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होता था वो बरीद ए ममालिक कहलाता था। गुप्तचरों को बरीद कहते थे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि इन बरीदों की सहायता के लिए अनेक सूचनादाता भी होते थे जो मुन्हियान कहलाते थे। ये मुन्हियान विभिन्न दर्जों के होते थे और सब वर्गों की जनता से संबंधित हर बात की सूचना सुल्तान को देते थे। ये मुन्हियान जो लोग होते थे ये छद्म रूप से घरों में भी प्रवेश कर जाते थे और गौण अपराधों को रोक सकते थे। तो इन बरीदों और मुन्हियानों के जाल से अमीर, व्यापारी और जनसाधारण सभी लोग भयभीत रहते थे।
मूलतः इन बरीद और मुनियानों के दम पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया। तो ये आपके उसके पुलिस सुधार और गुप्तचर विभाग में जो उसने कार्य किया, जिसके आधार पर उसकी न केवल शांति व्यवस्था उसके साम्राज्य में बनी रही, बल्कि अमीर, व्यापारी और जनसाधारण सभी लोग अनुशासन में बंधे रहे और बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी उसके समय में ढंग से चल पाई। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार। अब अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की बात करें हम, तो अलाउद्दीन खिलजी की दो इच्छाएं थी। एक तो साम्राज्य विस्तार करने की इच्छा और दूसरा आंतरिक शासन को शक्तिशाली बनाने की इच्छा। तो साम्राज्य विस्तार कब हो सकता था? जब एक विशाल सेना हो। और विशाल सेना कब हो सकती थी? जब विशाल सेना को रखने के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन आपके पास हों। और पर्याप्त आर्थिक साधन कब आएंगे? जब लगान व्यवस्था में क्या किया जाए? सुधार हो, ताकि लगान व्यवस्था में अगर सुधार होगा तो राजकोष में पर्याप्त लगान आएगा, पर्याप्त लगान आएगा तो पैसों की कमी नहीं रहेगी, और पैसों की कमी नहीं रहेगी तो विशाल सेना रख पाएंगे, और विशाल सेना के दम पर साम्राज्य विस्तार भी संभव हो सकेगा। तो साम्राज्य विस्तार के लिए हमने देखा कि अंतिम रूप से बात कहाँ पर आकर टिकती थी कि लगान व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की एक दूसरी इच्छा थी कि आंतरिक शासन भी शक्तिशाली हो। तो आंतरिक शासन शक्तिशाली बनाने के लिए जो आंतरिक शासन में जो बाधाएं थी, बाधाएं कौन कौन सी थी? उसमें धनी और उद्दंड मध्यस्थ भूमिपति, ये धनी व उद्दंड मध्यस्थ भूमिपति वर्ग था। ये ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों वर्षों से लगान वसूली का काम करते आ रहे थे। ये खूत मुकद्दम चौधरी जैसे ये वर्ग होते थे और अधिकतर हिंदू भूमिपति होते थे। ये ग्रामीण इलाकों के किसानों से निकट संपर्क रखते थे और उनसे लगान वसूल करके सरकार को जमा करवाते थे। इनके पास पैसों का बहुत ज़्यादा प्रवाह था, तो ये वर्ग धनी होने के कारण उद्दंड हो गया था और समय समय पर आए दिन ये लोग विद्रोह भी करते रहते थे। तो शक्तिशाली आंतरिक शासन की स्थापना के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस कार्य में जो सबसे बड़ी बाधा है, ये धनी व उद्दंड मध्यस्थ भूमिपति जो हैं, इनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इनके पास काफ़ी पैसा है। और काफ़ी पैसा क्यों है? क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे विशेषाधिकार हैं। काफ़ी सारे विशेषाधिकार क्या हैं कि एक तो ये क्या करते हैं, लगान वसूली का काम ग्रामीण किसानों से यही करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको लगान वसूली के काम से मुक्त कर दो। अब उनके बजाय सरकार का कार्मिक गांव-गांव जाकर के प्रत्येक किसान से लगान वसूले, ऐसा सिस्टम डेवलप करो। दूसरा, ये क्या करते थे मध्यस्थ भूमिपति वर्ग की अपनी दर पर रियायती दर से ये लगान देते थे और वसूल किए गए लगान में से एक हिस्सा अपने पारिश्रमिक के रूप में अपने पास रखते थे। तो खुद की ज़मीन जो इनकी होती थी उस पर तो ये रियायती दर से लगान देते थे और खुद की दर ज़मीन पर जो ये रियायती दर से लगान देते थे, जैसे आम किसान के लिए तो लगान की दर है 1/3, 1/3 हिस्सा, और इनके लिए होती थी 1/4 अर्थात चौथाई हिस्सा। तो एक तो इनको ये विशेष अधिकार प्राप्त था कि ये अपनी भूमि पर रियायती दर से लगान देते थे, जिसे कहा जाता था किस्मत एक खूती। और इसके अलावा ये किसान से सरकारी लगान वसूलने के अलावा अपने लिए भी कर वसूलते थे अलग से, जो हुकूक एक खूती कहलाता था। तो किस्मत एक खूती और हुकूक एक खूती, ये उनके दो विशेषाधिकार थे इस मध्यस्थ भूमिपति वर्ग के, जो खूत मुकद्दम चौधरी ये वर्ग था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस धनी व उद्दंड
भूमिपति वर्ग के ये दोनों विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। किस्मत खुदी भी उसने समाप्त कर दिया और हुकूक खुदी भी उसने समाप्त कर दिया। और इनको समाप्त करने के लिए लगान व्यवस्था में बदलाव आवश्यक था, अर्थात अब इनकी जगह पर लगान कौन वसूल करेगा गांव के किसानों से, तो इसके लिए लगान व्यवस्था में सुधार आवश्यक था। तो ये लगान व्यवस्था में सुधार से अलाउद्दीन खिलजी के दो उद्देश्य पूरे होते थे। एक तो उसके साम्राज्य विस्तार में भी मदद मिल सकती थी और दूसरा उसका आंतरिक शासन भी शक्तिशाली बन सकता था। तो इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार लागू किए। तो आर्थिक सुधारों में हम पहले उसके लगान संबंधी सुधारों को देखेंगे और उसके बाद उसके द्वारा जो नए कर लगाए गए उसको हम देखेंगे। तो ये डिटेल जो उसके आर्थिक सुधारों का जो विस्तृत जो वर्णन है वो हम अगले चैप्टर में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको उसके आर्थिक सुधारों का बैकग्राउंड भी बता दिया, उसके सैनिक सुधारों के बारे में बताया और अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार जिसमें पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था में जो उसने सुधार किए वो सारा कुछ आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।